हाय एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 1 से लेकर 10 तक केमिस्ट्री के आईएमपी ऑब्जेक्टिव, जो कि आपको देखने को मिल सकते हैं आपके अगले एग्जाम में। तो पूरा वीडियो देखिएगा लास्ट तक, काफी हेल्पफुल ये वीडियो होने वाला है, जिसमें सबसे पहले हम कवर करेंगे ये वाले ऑब्जेक्टिव यानी कि चूज वन, और ये है चैप्टर 10 से। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। पहला, जिसमें बोला गया आपको निम्नलिखित में से कौन सा मोनोसैकेराइड है। मोनोसैकेराइड का यदि आप मतलब निकालें तो जब मोनोसैकेराइड को पानी में मिलाया जाता है यानी जल द्वारा अपघटन किया जाता है तो और ज्यादा यौगिकों में अपघटित नहीं होते हैं। तो यहां पर देखिए, क्या सुक्रोज को हम पानी में डालेंगे तो वो अपघटित होगा? तो जी हाँ, होगा। लैक्टोस भी अपघटित होता है, ग्लूकोज नहीं होता। स्टार्च बहुत सारे मोनोसैकेराइड में अपघटित हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है मोनोसैकेराइड का वो है ग्लूकोज। ठीक है, ये दोनों जल में जैसी अपघटन होगा तो ये दो यौगिकों में बढ़ जाते हैं, जिसमें से सुक्रोज की यदि बात करें तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में सुक्रोज परिवर्तित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन बने होते हैं, तो आपको ये बताना है प्रोटीन किससे बने होते हैं। ग्लूकोज से बने होते हैं, अमीनो अम्ल से बने होते हैं, वसी अम्ल से बने होते हैं, या न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। तो इसका आंसर है, अभी आप सोच के बताओगे, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा। नाउ अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, बेरी बेरी, स्कर्वी या रिकेट्स। तो चौथा क्वेश्चन है, डीएनए में पाया जाने वाला नाइट्रोजन क्षार। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये बीच का ऑब्जेक्टिव जो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ध्यान से देखिएगा इसे। और एंजाइम कार्य करते हैं उत्प्रेरक के रूप में, विलायक के रूप में, ईंधन के रूप में और रंगों के रूप में। तो बताओ किसके रूप में करते हैं? तो इसका आंसर जो आएगा उत्प्रेरक। बाकी सभी का भी है, मगर आप एक बार देखो और फटाफट से आंसर सोच के कमेंट करो। और अब हम बढ़ते हैं आंसर की ओर। पहला आंसर आएगा ग्लूकोज, दूसरा हमारा आंसर आएगा अमीनो अम्ल, तीसरा आएगा स्कर्बी, चौथा आएगा थायमिन, और पांचवा आएगा उत्प्रेरक के रूप में। तो फटाफट से इसे नोट करो ताकि मैं अगली पीपीटी पर जाऊं और आपको बताऊं कि कौन सा और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलो, आई होप सो ये वाला करके आप सभी को मजा आया होगा। अब हमारे पास में फिल इन द ब्लैंक है और सत्य असत्य है। ध्यान रहे, ऑब्जेक्टिव यहीं से बनने वाले हैं। जो बुक का आपने पढ़ लिया वो तो ठीक है, जो गाइड से देख लिया वो भी ठीक है, पर ये थोड़े हो सकता है मिक्स है, सबका मिक्स निचोड़ यहाँ पर है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनता है, गलत हो गया, फंबल हो गया थोड़ा सा। ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनते हैं। दूसरा प्रश्न है, प्रोटीन में अमीनो अम्ल खालिस्तान बंध द्वारा जुड़े होते हैं। तीसरा है, विटामिन डी की कमी से होने वाला खालिस्तान रोग है। या आरएनए में थाइमिन के स्थान पर खालिस्तान पाया जाता है। पांचवा, बसा खालिस्तान और खालिस्तान के एस्टर होते हैं। ठीक है, तो इसका तो आंसर आएगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। अब भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, इसका आंसर आएगा सुक्रोज। प्रोटीन में अमीनो अम्ल खालिस्तान बंध द्वारा जुड़े होते हैं, तो द आंसर इज पेप्टाइड बंध। डीएनए सॉरी विटामिन की कमी से होने वाले रोग का नाम है रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है, और वसा में ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल होते हैं। क्या? ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल होते हैं। वसीय अम्ल की परिभाषा बता दूं, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की संरचना बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है तो उसे ही हम कहते हैं वसीय अम्ल। अब सुक्रोज एक मोनोसैकेराइड है, फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, तो इसका आंसर आएगा असत्य। ठीक है, प्रोटीन अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। सत्य है ये कथन। विटामिन शरीर में संश्लेषित होते हैं। बताओ, विटामिन शरीर में संश्लेषित होते हैं या नहीं होते हैं? ठीक है, तो विटामिन शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं, ये कथन असत्य है। जो संश्लेषित होते हैं वो होते हैं अनावश्यक अमीनो अम्ल। आवश्यक वाले तो हमें आहार के रूप में लेना पड़ता है, तो प्रोटीन भी संश्लेषित नहीं होते, और आवश्यक जो अमीनो अम्ल है वो भी संश्लेषित नहीं होते, अनावश्यक होते हैं। तो यहाँ पर फट से आंसर देखो, असत्य आएगा। डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है, तो जी हाँ, डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है, क्योंकि इसी से वंश आगे बढ़ता है। सत्य हो गया। एंजाइम अभिक्रिया की दर को कम करते हैं। गलत।
एंजाइम एक तरह के जैव उत्प्रेरक होते हैं जो शरीर में पाए जाने वाले प्रोटीन और जितने भी पदार्थ होते हैं उनको अपघटित करने में मदद करते हैं। ठीक है, ताला चाबी सिद्धांत आपको याद होना चाहिए। अगला जो हमारे पास में पीपीटी है वो फिर से है सही विकल्प चुनिए। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया देता है प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन या फिर सभी प्रकार के एमीन। नाउ अगला है थ्रेबियल थैलेमाइड संश्लेषण से बनता है। सभी को पता होना चाहिए, इसका वीडियो अभी तक नहीं आया है फुल रिएक्शन वाला। यदि आप इस पे कमेंट करते हो और उसकी डिमांड करते हो तो आ जाएगा, आज ही आ जाएगा। तो फटाफट से दी, एक दो कमेंट भी आ गए शुरू में इस वीडियो को देखने के बाद में, तो फट से उसका रिएक्शन वीडियो भी आ जाएगा। हॉपन ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया से बनता है। सारे रिएक्शन से ही ऑब्जेक्टिव बने, ध्यान रहे। तो 3 वीडियोस तो रिएक्शन से रिलेटेड मैं बना चुका हूं, चौथा बनाने वाला हूं जो बची हुई है, पर निर्भर करेगा आपकी कमेंट के ऊपर इस वीडियो पे। डायजोनियम लवण का सूत्र होता है एमीन की क्षारीयता को बढ़ाता है। तो फटाफट से बताओ कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या देता है, क्या देता है? किसी बच्चे को का कमेंट क्या आता है देखो। अब प्राथमिक एमीन देता है, सॉरी कार्बिल एमीन देता है प्राथमिक एमीन। ग्रेवियल थैलेमाइड संश्लेषण से बनता है प्राथमिक एमीन। हॉफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया से भी बनता है हमारा प्राथमिक एमीन। डायजोनियम लवण का सूत्र होता है RnH2, नहीं। R2NH, ये भी नहीं। R3N, ये भी नहीं। ये सूत्र होता है RN2X। ठीक है, बेंजीन रिंग होता है, उसके ऊपर N2 लगा होता है और बाजू में होता है X। दैट्स कॉल्ड डायजोनियम लवण। यहाँ पर एमीन की क्षारीयता को बढ़ावा देता है कौन? इलेक्ट्रॉन दाता समूह। अब आते हैं हम अगले ऑब्जेक्टिव की तरफ, जो कि है आपके रिक्त स्थान भरिए। तो प्राथमिक एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म और KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर खाली स्थान बनता है। आंसर करेंगे आप कमेंट में क्या बनता है। जिसकी भी पढ़ाई हो चुकी है, यह एक तरह का रिवीजन वीडियो है। जिसकी नहीं हुई है वो देख के सुन के अच्छे से समझ के चले जाए, ताकि मेरा चेहरा और ये लेक्चर आपको याद हो परीक्षा के समय और आप सॉल्व कर ले। ठीक है, एमाइड की क्रिया Br2 और KOH से कराने पर खालिस्तान बनता है। डायजोनियम लवण की क्रिया CuCl से कराने पर डैश बनता है। ये तो पता होना चाहिए बेटा, ये तो हम कर चुके हैं बहुत बार। ठीक है, ये तो चैप्टर 6 का आ गया यहाँ पे, तो आपको पता होना चाहिए। डायजोनियम लवण की क्रिया फिनॉल से कराने पर बनता है, तो ये भी मालूम होना चाहिए। एमीन जल में खालिस्तान है, विलय है कि अविलय है, ये लिखना है। तो फटाफट से पहला वाला देखते हैं। तो इसका आएगा आइसोसाइनाइड। ये प्रश्न प्री बोर्ड परीक्षा में भी आया था जस्ट अभी कुछ दिन पहले। यहाँ पर Br2 के साथ जब अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा? प्राथमिक एमीन। डायजोनियम लवण की क्रिया CuCl के साथ कराने पर बनते हैं क्या? हेलो एरिन्स यानी कि क्लोरोवेंजिन। यहाँ पर बोलेंगे हम क्लोरोवेंजिन, क्लोरीन है इसलिए क्लोरोवेंजिन। ठीक है, हेलो एरिन्स भी सही है, क्लोरोवेंजिन इज द करेक्ट, मतलब एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। डायजोनियम लवण की क्रिया फिनोल से कराने पर एजो यौगिक बनते हैं जो कि रंगीन होते हैं। अब जल एमीन जल में विलय है। तृतीयक एमीन कार्बिल एमीन अभिक्रिया देते हैं, असत्य है। प्राथमिक एमीन देते हैं। ग्रेवियल थैलेमाइड संश्लेषण से द्वितीयक एमीन बनते हैं, असत्य है। हॉफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया से भी एमाइड बनते क्या? नहीं, असत्य है। फिर इसके अपने डायजोनियम लवण अस्थायी होते हैं, यह कथन सत्य है। एमीन अम्लीय होते हैं, असत्य है। ठीक है, सबसे पहले इसका बता दूं, डायजोनियम लवण अस्थायी होते हैं। जब भी हमें डायजोनियम के द्वारा किसी उत्पाद को बनाना होता है तो डायजोनियम का तुरंत निर्माण किया जाता है और फिर रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है। इसे आप सोच लीजिए कि इसे बनाकर नहीं रखा जाता, बनाकर रखेंगे तो पता चला यह खराब हो जाए या फिर निष्क्रिय हो जाए। इस वजह से डायजोनियम लवण अस्थायी होते हैं। तुरंत बनाओ तुरंत यूज करो वाला कार्यक्रम है इसके साथ, मतलब खाना बनाओ ताजा ताजा खाओ, ऐसी वाली स्थिति है। ग्रेवियल संश्लेषण द्वितीयक एमीन नहीं देते, असत्य मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ सारी चीजें हो सकता है आउट ऑफ द लग रही होंगी आपको, पर हो सकता है आ जाए। तो टॉलेन अभिकर्मक के साथ रजत दर्पण देता है, बताओ कौन देता है? एल्डिहाइड देता है, कीटोन देता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल देता है, एस्टर देता है। ये वो क्वेश्चन है जो सभी बच्चों को याद होना चाहिए। तो टॉलेन अभिकर्मक सिर्फ परीक्षण देता है एल्डिहाइड के साथ में। फेलिंग विलियन को अपचयित करता है, फेलिंग विलियन को अपचयित करता है। कौन अपचयित करता है बेटा? एल्डिहाइड अपचयित करता है, कीटोन अपचयित करता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल अपचयित करता है या फिर एस्टर अपचयित करता है।
तो द आंसर इज एल्डिहाइड सिर्फ अभिकर्मक को गुलाबी रंग देता है। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल एस्टर, बताओ कौन देता है आंसर फट से। इसका आंसर भी आएगा एल्डिहाइड। रोजनमुंड अभिक्रिया में उत्पाद बनता है। रोजनमुंड अभिक्रिया एसिल क्लोराइड की अभिक्रिया पीडी के साथ हाइड्रोजन द्वारा की जाती है। मतलब उत्प्रेरक की हाइड्रोजन का इसमें प्रयोग किया जाता है, पीडी उत्प्रेरक होता है और किसके साथ में होती है, एसिल क्लोराइड के साथ में। तो यह अभिक्रिया से एल्केन बनता है, एल्कोहल बनता है, एल्डिहाइड बनता है या फिर कीटोन बनता है। तो द करेक्ट आंसर इज एल्डिहाइड। कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता को बढ़ावा देते हैं। तो यहां पर आएगा इलेक्ट्रॉन दाता समूह, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, एल्किल समूह या हैलोजन समूह। फटाफट से इसका आंसर बताओ। इसका आंसर होना चाहिए ये वाला, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह। चलो आंसर चेक करते हैं। पहले का एल्डिहाइड, दूसरे का भी एल्डिहाइड, तीसरे का भी एल्डिहाइड, चौथे का भी एल्डिहाइड और पांचवे का इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह। नाउ नेक्स्ट द पीपीटी इज दैट्स कॉल्ड फिल इन द ब्लैंक एंड सत्य असत्य बताइए। कार्बोक्सिलिक अम्ल की है बेटा, बहुत बड़ा चैप्टर है ये, काफी सारी चीजें आ सकती हैं। इसकी कुछ रासायनिक रिएक्शन रह गई हैं जिन्हें हम बहुत जल्दी कवर कर लेंगे, पर उससे पहले मैं देख लूं कि रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही, नहीं तो मेरा हो जाएगा पोपट। जितना फ्लो मेरा बना है वो पूरी तरह से बैठ जाएगा। तो आप देखते रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। तो जी हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है, 12 मिनट हो चुके हैं, पता नहीं कट पीट के कितने समय पे या आ रही है। तो एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करने पर खाली स्थान बनता है, बताओ क्या बनता है। कीटोन का ऑक्सीकरण करने पर प्राप्त होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन करने पर बनता है। फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन कहलाता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया अल्कोहल से कराने पर खाली स्थान बनता है। फटाफट से बताओ, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं, ठीक है। कीटोन का ऑक्सीकरण कराने पर यह जल्दी से ऑक्सीकृत नहीं होता, ठीक है। इसके ऑक्सीकरण के लिए हमें प्रयोग करना पड़ता है हेलोफॉर्म अभिक्रिया, ठीक है, ध्यान रखना ये। और यदि आपसे पूछा जाए प्रश्न में कि कीटोन के परीक्षण के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो हेलोफॉर्म द राइट आंसर। नाउ वी हैव टू नेक्स्ट अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन करने पर खाली स्थान प्राप्त होता है तो अल्कोहल प्राप्त होता है। फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन फॉर्मेलिन कहलाता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया अल्कोहल से कराने पर एस्टर बनते हैं। ये रिएक्शन में करवा चुका हूं, आपको जिसे नहीं पता वो देख लेगा। ROH प्लस RCOOH को मिलाने पर बनता है मैं भूल रहा हूं एक्चुअली, CH3COOCH3, ये होता है एस्टर का फॉर्मूला। नाउ वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज एल्डिहाइड और कीटोन दोनों टॉलेन अभिकर्मक के साथ रजत दर्पण परीक्षण देते हैं। दैट इज रॉन्ग, बिकॉज एल्डिहाइड सिर्फ अकेला टॉलेन अभिकर्मक के साथ देता है, क्योंकि एल्डिहाइड दुर्बल ऑक्सीकारक के साथ भी अभिक्रिया दे देता है, परीक्षण दे देता है। और टॉलेन अभिकर्मक की बात करें तो यह एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों में परीक्षण दे देता है, जबकि हमारा जो फेलिंग अभिकर्मक है वो सिर्फ एलोमेटिक संरचना एलिफेटिक संरचनाओं पर लागू होता है। मतलब एलिफेटिक संरचनाओं के साथ ही क्रिया करता है, एरोमेटिक से वो क्रिया नहीं करता। कीटोन की बात करें तो मैं पहले ही बता चुका हूं, हेलोफॉर्म विधि का प्रयोग किया जाता है। फेलिंग विलयन केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड को अपचयित करता है। ये देखो ना नेक्स्ट वाला, तो क्या है, अब भी मैंने बताया। सिर्फ अभिकर्मक कीटोन के साथ गुलाबी रंग देता है, नहीं देता। रोजनमुंड अभिक्रिया में एल्केन बनता है, नहीं बनता। आपको यही कहीं आंसर मिल जाएगा, पिछली वाली पीपीटी में है। कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता अल्कोहल से अधिक होती है, नहीं होती है, ठीक है। फटाफट से देखो, पहला वाला असत्य, दूसरा वाला सत्य, तीसरा असत्य, चौथा असत्य, पांचवा भी असत्य। नाउ मूव टू नेक्स्ट पीपीटी दैट इज लुकास अभिकर्मक के साथ सबसे तेजी से अभिक्रिया कौन देता है। तो द ऑप्शन इज प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल एंड फिनॉल। आई फील लाइक दैट इज आई एम प्लेइंग केबीसी विथ यू गाइस। तो इनाम तो कुछ नहीं मिलेगा, हो सकता है आपके परीक्षा में अच्छे नंबर आ जाए। तो बताओ मुझे क्या आएगा इसका आंसर, प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल या फिनॉल। तो सबसे तेजी से लुकास अभिकर्मक जो देता है अभिक्रिया वो देगा तृतीयक अल्कोहल के साथ में, ठीक है। जिसे SN1 रिएक्शन याद है वो इस रिएक्शन को देख सकता है बहुत अच्छे से। कोल्वे सिमट अभिक्रिया में उत्पाद बनता है सैलिसल्डिहाइड, सैलिलिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, फिनॉल। कल वाला वीडियो देखो जिसने नहीं देखा है, उसमें मैंने आंसर बताया इसका। विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया में या विलियमसन संश्लेषण में उत्पाद बनता है एल्कोहल, फिनॉल, ईथर और एलिलिक हैलाइड। तो बेटा क्या बनता है, ये वाला प्रश्न भी मैं आपको सॉल्व करवा चुका हूं कल वाली रिएक्शन पे, मैं नहीं बताऊंगा, आप सोचो, कमेंट करो। और नहीं देखा है तो वीडियो यहीं कहीं पिन पे ऊपर आ जाएगा, देख लेना।
अगला है फिनॉल की अम्लता को बढ़ावा देता है, इलेक्ट्रॉन जाता है 10 समूह, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, एल्किल समूह, हैलोजन। ठीक है, इसका आंसर अभी हम देख लेंगे। आई होप सो ये वाला होना चाहिए, इन दोनों में से मेरे को डाउट है किसी एक पे, तो यही वाला होना चाहिए। ईथर में ऑक्सीकरण परमाणु, ईथर में ऑक्सीजन परमाणु होता है अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, उदासीन और अम्लीय। अनुचुंबकीय मतलब आकर्षण वाला, प्रतिचुंबकीय मतलब फेंकने वाला, उदासीन वाला कुछ नहीं करता, और अम्लीय वाला मतलब प्लस आयन देने वाला। तो देखते हैं, सबसे पहला आंसर होता है तृतीयक अल्कोहल, दूसरा होगा सैलिसिलिक अम्ल, तीसरा होगा ईथर, चौथा होगा इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, और पांचवा होगा प्रतिचुंबकीय। Now we have another PPT that is fill in the blank। प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर बनता है, प्राथमिक अल्कोहल पता होना चाहिए। तो प्राथमिक अल्कोहल इज एथिल अल्कोहल CH3CH2OH, दैट इज प्राथमिक अल्कोहल। न द्वितीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर खालिस्तान बनता है, तृतीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर बनता है। तो ये तीनों प्रश्न लगातार आपको याद होने चाहिए, पता होना चाहिए, क्योंकि यदि ये आपको याद हो गया ना, तो आप इनकी जब रासायनिक अभिक्रिया करवाओगे और उनका ऑक्सीकरण करवाओगे तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन क्या क्या उत्पाद देते हैं। फिनॉल वायु में खुला रख छोड़ने पर खालिस्तान रंग का हो जाता है, तो गुलाबी रंग का हो जाता है। विलियम संश्लेषण में खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे एल्किल हैलाइड और एल्कोक्साइड या फिनॉक्साइड, डिपेंड कर रहा है कि खुली संरचना के साथ में बना रहे हो या फिर बंद संरचना। तो आप सिर्फ एल्किल हैलाइड भी लिखोगे तो दैट इज गुड, कोई वो नंबर नहीं काटेगा आपके। तो फटाफट से एक एक करके आंसर देखते हैं। इसका आंसर है प्राथमिक अल्कोहल, अब एल्डिहाइड देता है, यह देगा क्या, कीटोन, और यह आसानी से ऑक्सीकरित नहीं होता। ठीक है, अब फिनॉल को खुला छोड़ने पर यह गुलाबी रंग का हो जाता है, एल्किल हैलाइड, दैट इज द आंसर। फिनॉल जल में विलय, फिनॉल जल में अविलय है, तो फिनॉल जल में अल्प विलय है। ठीक है, तो द आंसर इज विलय तो है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में विलय है मगर विलय तो है। तो यहाँ पर ये वाला जो है अविलय लिखा है, तो ये कथन हो गया अस्तर। अब अल्कोहल जल में विलय है या अविलय है, ये आप मुझे बताओ, थोड़ा सा सोचो। अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, जितनी भी प्रकार के अल्कोहल मार्केट में है, क्या वो पानी में मिलते हैं? मिलते हैं नहीं मिलते हैं? मिल जाते हैं ना, 60-90 कुछ ऐसा है फिगर शायद, आई होप सो। तो यस, दैट इज ट्रू। ईथर ध्रुवीय यौगिक होते हैं, असत्य है ये कथन। लुकास अभिकर्मक प्राथमिक अल्कोहल के साथ तुरंत अभिक्रिया देते हैं, असत्य है, तृतीयक के साथ देते हैं। कोल्बे सीमट अभिक्रिया में सेल्सिडिहाइड बनता है, नहीं बनता बेटा, सैलिसिलिक अम्ल बनता है। आई होप सो सैलिसिल्डिहाइड के लिए राइमर ट्रिमर अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है। नाउ नेक्स्ट वी हैव अनदर, अब हम क्लियर करेंगे थोड़ी देर बाद कि किससे बनता है। SN1 अभिक्रिया में मध्यवर्ती उत्पाद बनता है, कार्ब धन आयन, कार्बोनिल आयन, मुक्त मूलक या फिर संक्रमण अवस्था। संक्रमण मतलब संकुल उत्पाद, मुक्त मूलक मतलब सबने अपने अपने इलेक्ट्रॉन ले लिए। कार्बोनिल आयन माइनस आयन के रूप में, कार्ब धन आयन के मतलब में कार्बन पर प्लस चार्ज हो जाता है। तो SN1 में देखो OHCl ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया कार्बन से और भाग गया, तो क्या होता है, बीच वाले कार्बन पर प्लस आयन आ जाता है, तो दैट इज द राइट आंसर। SN2 अभिक्रिया में अभिक्रिया की कोटि होती है। ठीक है, कितने अणु भाग ले रहे हैं? 2 अणु भाग लेते हैं, तो द आंसर इज 2। क्लोरोफॉर्म का उपयोग ईंधन के रूप में, विलायक के रूप में, कीटनाशक के रूप में और रंग के रूप में, नहीं सर चारों के लिए नहीं किया जाता, बेहोश करने के लिए किया जाता है। ठीक है, मूवी में देखा है हमने, आप क्या बताओगे? तो इसका प्रयोग जो है विलायक के रूप में किया जाता है। डीडीटी क्या है? एक कीटनाशक है, एक उर्वरक है, एक विलायक है, एक बहुलक है। तो बताओ क्या है? और आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है, एल्केन देता है, एल्किन देता है, मिथाइल कीटोन देता है या एल्किल हैलाइड देता है। आई होप सो सबने अपने अपने आंसर सोच लिए होंगे और कमेंट करेंगे। तो पहला आंसर है कार्बन आयन, दूसरा आंसर आएगा 2, तीसरा आंसर आएगा ईंधन के रूप में, विलायक के रूप में, मैं आपको पहले बता चुका हूं विलायक के रूप में। आंसर डीडीटी है, एक तरह का कीटनाशक है, टॉलन सॉरी आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है मेथाइल कीटोन। नाउ वी हैव अनदर फिल इन द ब्लैंक्स टाइप एंड राइट ट्रू एंड फॉल्स, वन वर्ड आंसर भी इन्हीं से कहीं ना कहीं। SN1 अभिक्रिया खालिस्तान विलायक में होती है, थोड़ा अंदर से है ये प्रश्न, और SN2 अभिक्रिया खालिस्तान विलायक में होती है। वुड्स अभिक्रिया में खालिस्तान धातु का प्रयोग किया जाता है, सभी को चिल्ला चिल्ला के मैं बता चुका हूं, पहले या दूसरे वीडियो में हमने बात करी थी कि क्लोरोफॉर्म को गहरे रंग की बोतलों में क्यों नहीं रखा जाता। थोड़ा मैं ज्यादा तेजी से पढ़ने लगा। क्लोरोफॉर्म को गहरे रंग की बोतलों में रखा जाता है ताकि खालिस्तान से इन्हें बचाया जा सके। तो सोचो आंसर क्या होगा। फ्रियोन का उपयोग खालिस्तान के रूप में किया जाता है। तो सबसे पहले का आएगा अध्रुवीय प्रोटिक, इसका आएगा ध्रुवीय अप्रोटिक,
इसका आएगा वुड्स अभिक्रिया में Na यानी कि सोडियम धातु का उपयोग किया जाता है। क्लोरोफॉर्म को गहरी रंग में बोतल क्लोरोफॉर्म को गहरे रंग की बोतलों में रखा जाता है ताकि उन्हें ऑक्सीकरण से बचाया जा सके, फॉस्जीन गैस बन जाती नहीं तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके। फ्रीऑन का प्रयोग शीतलक या प्रतिशक के रूप में किया जाता है। अब SN1 अभिक्रिया में विन्यास का प्रतिलोपन होता है, असत्य। SN2 अभिक्रिया में विन्यास का रेशमीकरण होता है, ये भी असत्य है। ईथर अध्रुवीय यौगिक होते हैं, असत्य है ये भी कथन। DDT एक जैव निम्नीकरण पदार्थ है, असत्य है ये भी। आयोडोफॉर्म परीक्षण सभी एल्कोहल देते हैं, मतलब आयोडोफॉर्म का यदि परीक्षण करें तो क्या वो सभी प्रकार के एल्कोहल देंगे, लाइक प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, तो यह कथन भी असत्य है। अब बढ़ते हैं आगे वाले पे, जो कि है उपसह संयोजी यौगिक में CONH3 Cl3 में CO की उपसह संयोजन संख्या है। ठीक है, तो A है 3, B है 4, C है 6 और D है 9। तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटेल लिगेंड है? कौन सा एक कीटेल लिगेंड है? NiCO4 में Ni की ऑक्सीकरण अवस्था लिखिए। ये आ सकते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, कहीं ना कहीं से पूछा जा सकता है। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार डी कक्षकों के मध्य होता है लिगेंड के सॉरी मैंने थोड़ा गलत पढ़ दिया। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार डी कक्षकों का विपाटन होता है लिगेंड के प्रभाव में, केंद्रीय धातु परमाणु के प्रभाव में, दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विपाटन कौन करवाता है? केंद्रीय परमाणु में जो विपाटन की स्थिति होती है, जो कक्षों को बनाया जाता है नए, या फिर जो इलेक्ट्रॉन्स युग्म होते हैं अलग अलग कक्षों में रखा जाता है, वो किसके कारण होता है? ठीक है, आई होप सो आपको आंसर मिल गया होगा। अब निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा यौगिक रंगीन आयन है या रंगीन है? तो फर्स्ट का आंसर बताओ क्या हो सकता है, देख के बताओ। तो द आंसर इज 6, कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या, उपसह संयोजन संख्या, सॉरी यहां पर ध्यान रहे उपसह संयोजन संख्या बोला है कि इस CO से कितने NH3 जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट कितने NH3 जुड़े हुए हैं। यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या नहीं पूछा, यदि ऑक्सीकरण संख्या पूछते तो आप 3 लिख देते, मगर यहाँ उपसह संयोजन संख्या पूछा है, तो द राइट आंसर इज 6। फर्स्ट टाइम तो मुझे लगा था 6 है। अब निम्नलिखित में से कौन सा कीलेट लिगेंड है? कीलेट लिगेंड बता दूं, जिस ऐसा कोई लिगेंड जिसमें दो तत्व जो है अपने इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकते हैं, दैट्स कॉल्ड कीलेट। तो यहां पर बताओ क्या ये Cl अपने दो लोगों से एक साथ जुड़ सकता है? नहीं। NH भी नहीं जुड़ सकता। एथिलीन डाई एमीन जुड़ सकता है क्या? हाँ, तो ये दो जुड़ सकता है, इसके पास में 2 N होते हैं, तो दोनों अपने इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान कर देते हैं, H2O नहीं। तो मैंने आंसर आपको बता दिया कि ये इसका आंसर है, और कीलेट की भी परिभाषा बता दी कि जब ऐसा कोई लिगेंड जिसमें दो तत्व या फिर दो परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकते हैं या जुड़ सकते हैं डायरेक्टली, तो उसे कीलेट कहा जाता है। Ni में ऑक्सीकरण अवस्था बेटा 0 है। ठीक है, उपसह संयोजन संख्या नहीं पूछ रहा है आपसे, ऑक्सीकरण संख्या पूछ रहा है। क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन के अनुसार डी कक्षकों का विपाटन होता है, तो यहाँ पर आएगा लिगेंड के प्रभाव में। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक रंगीन है? तो ये वाला रंगीन है, ये वाला। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। FeCN4- में Fe की प्रभावी परमाणु संख्या है, यहां पर आपको परमाणु संख्या लिखनी है। वर्नर के सिद्धांत के अनुसार केंद्रीय धातु परमाणु आयन को 2 प्रकार की संयोजकताएं दर्शाते हैं। ठीक है, कौन कौन सी 2 प्रकार की संयोजकताएं दर्शाते हैं ये लिखना है। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत में प्रबल क्षेत्र लिगेंड डी कक्षकों के विपाटन को खालिस्तान करते हैं, कम करते हैं, ज्यादा करते हैं, बढ़ाते हैं, घटाते हैं। दैट इज टाइप ऑफ आंसर यहाँ से पूछा है। ज्यामिति समव्यवस्था खालिस्तान यौगिकों में पाई जाती है। ठीक है, कौन से वाले यौगिक होते हैं जिसमें ज्यामिति समव्यवस्था पाई जाती है? अब प्रकाशीय समव्यवस्था किन में होती है? प्रकाशीय समव्यवस्था प्रतिबिंब समव्यवस्था भी बोल सकते हैं आप, या फिर दर्पण समव्यवस्था भी बोल सकते हैं। तो फटाफट से आंसर करो क्या होगा। Fe का जो परमाणु संख्या है वो होगी 36। इसका आएगा मेरे हिसाब से प्राथमिक और द्वितीयक। यहाँ पर है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत में प्रबल क्षेत्र लॉगेंड डी कक्षक विपाटन को बढ़ा देते हैं। अब ज्यामिति समव्यवस्था खालिस्तान यौगिकों में पाई जाती है, तो अष्टफलकीय और वर्ग समतलीय। 9 प्रकाशीय समव्यवस्था काइरेल दर्शाते हैं, कीरेल लिखा है, कुछ जगह काइरेल लिखा हुआ होता है। अब सहसंयोजन यौगिकों में केवल आयनिक बंध पाए जाते हैं, क्या ये सही बात है? नहीं।
असत्य बात है ये। कीलेट लिगेंड एक दंतुर लिगेंड की तुलना में अधिक स्थायी होते, तो जी हाँ यह अधिक स्थायी होते हैं, छोड़ छाड़ के नहीं जाते इतनी जल्दी। NiCN4-2 प्रतिचुंबकीय है, सत्य कथन है। COFe6-3 अनुचुंबकीय है, सत्य बात है। उपसहसंयोजन यौगिकों में समव्यवस्था नहीं पाई जाती, गलत बात है, ये बिल्कुल असत्य कथन है। बहुत प्रकार की, दो प्रकार की समव्यवस्था पाई जाती है, फिर उसके अंदर भी अलग अलग प्रकार की समव्यवस्थाएं होती है। अगला पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व संक्रमण तत्व नहीं है। अब ये ऑब्जेक्टिव ध्यान से देखो, FeCuZnNa, ठीक है। अब मान लो यहां पर Na नहीं होता, कोई दूसरा तत्व होता इसी का, तो आप Zn पर टिक करके आते, मगर वो भी डी ब्लॉक का कक्षा है Zn, मगर संक्रमण तत्व तो नहीं है। यहां से यदि देखा जाए तो यहां पर ऑब्जेक्टिव आएगा Na, मगर जब यहां पर Na नहीं होगा तो Zn पर आप टिक करके आएंगे। अब लेंथेनाइट संकुचन के कारण होता है, लेंथेनाइट संकुचन के कारण परमाणुओं में क्या होता है, परमाणु की त्रिज्या में वृद्धि हो जाती है, परमाणु की त्रिज्या में कमी हो जाती है, आयनन ऊर्जा में कमी हो जाती है, या फिर घनत्व में कमी हो जाती है। आप लोग फटाफट से कमेंट करो कि MnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या है या ऑक्सीकरण अवस्था है। एक ऑब्जेक्टिव वो बनता है कि संक्रमण तत्वों में सबसे अधिक ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करने वाला तत्व कौन सा है, ये भी प्री बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। अब निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनुचुंबकीय है, Zn2 प्लस है, Zn2 प्लस है, Ag प्लस है, या फिर C2 प्लस है। नाउ निम्नलिखित में से कौन सा एक्टेनाइट है, देखो फटाफट से सोचो और कमेंट में आंसर कर दो। जिसका रिवीजन चल रहा है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं पढ़ रहे वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आएगा Na, एस ब्लॉक का तत्व है, डी ब्लॉक का नहीं है, तो संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्व होते हैं बेसिकली। तो यहां से आप हटा दो ये वाली परिभाषा की डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है, तो ये सारे डी ब्लॉक के, ये डी ब्लॉक का नहीं है, एस ब्लॉक का है। लेंथेनाइट में संकुचन परमाणु त्रिज्या में कमी के कारण होता है, इसके लिए आपको परिरक्षण प्रभाव पढ़ना पड़ेगा, जिसे परिरक्षण प्रभाव पता है वो इसे लिख सकता है। कि MnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या 7 है, और सबसे ज्यादा भी किसकी होती है, एमिन की भी होती है, ठीक है। Mn की सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण संख्या है आवर्त सारणी में, मतलब आप डी ब्लॉक के कक्षकों में पूछेंगे तो सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण संख्या एमिन की है डी ब्लॉक के कक्षकों में, ठीक है, डी ब्लॉक के तत्वों में यार, कक्षकों में नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनुचुंबकीय है, तो यहाँ पर आएगा हमारा Cu। निम्नलिखित में से कौन सा एक्टिनाइट का तत्व है, तो आएगा U, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, संक्रमण तत्व खालिस्तान ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, पहले भी आ चुका है, तो इसका आंसर आएगा परिवर्ती, आएगा ना परिवर्ती, हाँ। लेंथेनाइट खालिस्तान कक्षकों में लेंथेनाइट खालिस्तान कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो क्या आएगा बेटा इसका आंसर, इसका आंसर आता है 4F, ठीक है। एक्टेनाइट खालिस्तान कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो लेंथेनाइट के नीचे एक्टेनाइट होते हैं, तो 4 जब भर जाता है तो 5 आता है, तो 5F में भरते हैं। K2Cr2O7 एक प्रबल ऑक्सीकारक है। अंतरकाशी यौगिक, ये भी ऑब्जेक्टिव आ चुका है, तो इसका आएगा कठोर। सभी संक्रमण तत्व रंगीन आयन बनाते हैं, जी हाँ बिल्कुल सभी संक्रमण तत्व रंगीन आयन बनाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ सकता है। लेंथेनाइट रेडियो धर्मी होते हैं क्या, तो नहीं होते हैं। एक्टिनाइट रेडियो धर्मी होते हैं क्या, तो जी हाँ होते हैं, चमकीले होते हैं, देखा होगा आपने रेडियम। Zn एक संक्रमण तत्व है, नहीं है। संक्रमण धातु उत्प्रेरक के रूप में उपयोग नहीं की जाती, बिल्कुल असत्य, इनका प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है, असत्य है ये कथन। अब आगे बढ़ते हैं हम, हमारे पास में अगला है, सही विकल्प चुनिए। अभिक्रिया की दर निर्धारित, अभिक्रिया की दर निर्भर करती है अभिकारकों की सांद्रता पर, तापमान पर, उत्प्रेरक पर, उपरोक्त सभी पर, ठीक है। ध्यान से देखो मिलेगा आंसर। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल का अर्धायुकाल होता है, तो ये वाले प्रश्न को आप पर्सनली माय सजेशन इसकी लिख के देखेंगे कि ये जो आयुकाल वाला प्रश्न है, शून्य कोटि की अभिक्रिया में भी होता है, प्रथम कोटि के में भी होता है, द्वितीय कोटि के में भी होता है, तो ये ना घुमा देगा आपको, तो इन्हें लिख के जाइएगा प्रॉपर। जैसे यहाँ पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई है, तो सेकंड इनवर्स 1 आता है। सक्रिय ऊर्जा को प्रभावित करता है, कौन करता है, सांद्रता करती है, तापमान करता है, उत्प्रेरक करता है, या दाब करता है, कौन करता है बेटा फट से बताओ। अरिनियस समीकरण में ए दर्शाता है, देखो कितना अंदर का डीप डाउन है ये ऑब्जेक्टिव, तो इस टाइप के ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ने हैं, लिखने हैं, समझने। तो अभिक्रिया की दर खाली निम्नलिखित, क्या बोल रहे हैं हम, देखो कितनी जल्दी जल्दी कारण होमल होता है। अभिक्रिया की दर निर्भर करती है, तो यह करती है सभी पर, ठीक है। अभिकारकों की सांद्रता पर भी करती है, तापमान पे भी करती है, उत्प्रेरक पे भी करती है, और जब इन तीनों को मिला ले तो ये सभी जो है करेक्ट आंसर है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल का मान
प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। यहाँ पर आएगा सेकंड इनवर्स वन, सक्रियण ऊर्जा को प्रभावित करने वाला कारक ये है उत्प्रेरक, और ये समीकरण में ए आवृत्ति कारक को दर्शाता है। यदि कोई गलत होगा तो आप मुझे कमेंट करेंगे। ये देखो, ठीक है। अब आते हैं हम अगले पे। अभिक्रिया की दर खाली स्थान के साथ बढ़ती है, बताओ किसके साथ बढ़ती है? अभिक्रिया की दर को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? फिर शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल प्रारंभिक सांद्रता पर खाली स्थान है, तो उत्प्रेरक संक्रियण ऊर्जा को खाली स्थान है, कम करते हैं बढ़ाते हैं, करते हैं शब्द मिसिंग है यहाँ पे, ठीक है। संगठन सिद्धांत के अनुसार प्रभावी टक्करों से खाली स्थान बनते हैं। क्या बनते हैं बेटा टक्करों से? अभिकारक या उत्पाद, फट से लिख के बताओ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अभिक्रिया की दर तापमान के साथ बढ़ती है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई मोल लीटर इनवर्स वन, सेकंड इनवर्स वन, ठीक है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल का प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, यह प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। उत्प्रेरक संकीर्ण ऊर्जा को कम करते हैं। संगठन सिद्धांत के अनुसार प्रभावी टक्करों से उत्पाद बनते हैं, ना कि अभिकारक। अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि हमेशा समान होती है, असत्य बात है, ये बिल्कुल ही असत्य बात है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई मूल लीटर इनवर्स वन, सेकंड इनवर्स वन होती है। किसके लिए? शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। अभी कहाँ पे ये देखो होती है क्या? क्या कथन है ये? सत्य कथन है, ठीक है। ये कहां से आ गया भाई? थोड़ा सा पंगा हो गया, चलो बड़ा कर देते हैं, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। यहां से हटा देते हैं इसे, कहां से आया ये टाइमिंग? हट गया, चलो कोई बात नहीं। नाउ आगे बढ़ते हैं। कहां पर थे हम? तापमान पे थे। ये हो गया हमारा पहला वाला कथन असत्य था, दूसरा वाला सत्य था। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करती है, असत्य। उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को कम करते हैं, बिल्कुल गलत बात है, ये बढ़ा देते हैं। संगठन सिद्धांत के अनुसार सभी टक्करें प्रभावी होती है, असत्य। सभी प्रभावी नहीं होती, कुछ ही होती है। आगे देखो, अब आ गया है डैनियल सेल में एनोड बना होता है। तो बताओ डैनियल सेल, वोल्टेज सेल या गैल्वेनिक सेल में कौन बना होता है? एनोड। लेड संचायक बैटरी में कैथोड खाली स्थान का बना होता है। खाली स्थान नहीं सिर्फ चूज बने, किसका बना होता है? लेड का, लेड डाई ऑक्साइड का, लेड सल्फेट का, प्लेटिनम का। विद्युत अपघटन में एनोड पर होती है अपचयन अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, हाँ कोई अभिक्रिया नहीं होती। विद्युत रासायनिक सेल में लवण सेतु का कार्य करता है। बताओ लवण सेतु का कार्य क्या है सेल में? फिर चालकता की इकाई है ओम, सीमेंस, वोल्ट, एम्पियर। तो डैनियल सेल, वोल्टेज सेल या विद्युत सेल, हम जिसे भी बोले रासायनिक सेल, तो इसमें जो हमारा एनोड बना होता है वो किसका बना होता है? जिंक का। इसमें आएगा लेड डाई ऑक्साइड। इसकी यदि बात करें विद्युत अपघटन में एनोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, विद्युत सेल, ये मेरे हिसाब से इसका दोनों आएगा। और चालकता की इकाई होती है सीमेंस। फटाफट से देखो आंसर किस किस का ये आंसर था, कमेंट करके बताएंगे हमारा है सर, ये देखो, ठीक है। ये हो गया आपका अगला। अब अगले पे बात करते हैं। विद्युत रासायनिक सेल में एनोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, विद्युत अपघटन में कैथोड पर अपचयन अभिक्रिया होती है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को खाली स्थान भी कहते हैं। मानक यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन का हाइड्रोजन होगा, इलेक्ट्रोड को ई से प्रदर्शित करते हैं। तो आंसर इज SHE। संक्षारण से बचने के लिए लोहे पर खाली स्थान की परत चढ़ाई जाती है। बताओ, बहुत ही बेसिक आंसर है, दैट आंसर इज जिंक। ईंधन सेल में ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है हाइड्रोजन गैस। अब गैल्वेनिक सेल में विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। गैल्वेनिक सेल में विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है क्या? नहीं, उल्टा है ये कथन। विद्युत अपघटन में विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, मतलब कि ये बोल रहा है कि कोई बैटरी है, उस पर यदि आप इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करोगे तो जो आयन है वो बदलेंगे या नहीं बदलेंगे? विद्युत ऊर्जा आयनों के रूप में रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो रही नहीं। तो जी हाँ, दैट इज राइट आंसर। मानक इलेक्ट्रोड विभव 1 वोल्ट होता है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव 1 वोल्ट होता है, असत्य है ये बात। संचारण एक अपचयन अभिक्रिया है, नहीं, यह एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कोलरास का नियम दुर्बल विद्युत अपघटनों की लागू होता है, जी बिल्कुल, कथन सही है। आगे बढ़ो, दैट इज द लास्ट और
इसके बाद में ये ऑब्जेक्टिव टाइप की प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी खत्म। विलियन चैप्टर है, काफी बच्चों का बहुत ही फेवरेट है, हमारे जो ऑफलाइन स्टूडेंट हैं उनके, और जो भी बच्चे हमारे लोकल हैं उनसे बता दूं कि 6 मार्च से नया बैच स्टार्ट हो चुका है हमारा। आप चाहे तो डेमो के लिए विजिट कर सकते हैं हमारे इंस्टीट्यूट में। डिस्क्रिप्शन में आपको जो लिंक है वहां पर सारी चीजें मेंशन है कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। दूर वाले बच्चों के लिए जल्द ही कुछ ना कुछ नया आ जाएगा, या हम नए सेशन लाइव क्लासेस ऑन कर देंगे जैसे स्कूल चालू हो जाएंगे आपके, तो आप लोग भी निश्चिंत रहें। ठीक है, आप जो भी आपके फ्रेंड्स हैं 11वीं में उन्हें सरल एकेडमी के बारे में बता सकते हैं, 11वीं से रिलेटेड कंटेंट भी आएगा। तो अब 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं हम चारों जगह पर अब आने वाले हैं बहुत ही जल्द। तो 12वीं में तो है ही अभी तक, 11वीं में भी है हम ऑफलाइन, 10वीं और 9वीं के लिए भी जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा कुछ ना कुछ। निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंघ का गुणधर्म नहीं है? पृष्ठ तनाव, संयंता, प्राशरण दाब या रंग। तो देखो कौन सा अणुसंघ का गुणधर्म है, नहीं है, नहीं है, प्रश्न है। तो पराशरण दाब इज द राइट आंसर। हेनरी का नियम लागू होता है। ए है गैसों की द्रव्यों में विलयता पर। बी है ठोसों की द्रव्यों में विलयता पर। सी है द्रव्यों की द्रव्यों में विलयता पर। और डी है सभी पर। तो बताओ हेनरी ने जो नियम दिया था किसके लिए दिया था? सभी को पता होना चाहिए कि गैसों की द्रव्य में विलयता के लिए नहीं दिया था। राउट का नियम संबंधित है क्वथनांक में उन्नयन से, हिमांक से, अवनमन से, वाष्पदाब से, पराशरण दाब से। तो द आंसर इज वाष्पदाब। विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक की अपेक्षा बताओ क्या होता है? ये आंसर नहीं बताऊंगा मैं, मुझे पता है कि क्या है। विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक से होता है। दोनों प्रश्न घुमावदार है, फटाफट से आंसर सोचो और बताओ। पराशरण दाब ये वाला आएगा, इसका वाष्पदाब आएगा। विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक से कम अधिक होता है। क्वथनांक मतलब विलयन, जैसे कि पानी है, पानी 100 सेल्सियस पर बॉइल हो जाता है, पर जब हम उसमें नमक मिला देते हैं तो अब हमें तापमान जो 110 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है यानी कि क्वथनांक है वो बढ़ जाता है, जबकि विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक से कम होता है, ये है। मगर इसका उल्टा बोले कि विलयन का वाष्पदाब शुद्ध विलायक की अपेक्षा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कम आएगा उसका आंसर। ठीक है, वाष्पदाब विलयन का कम होता है जबकि शुद्ध विलायक का ज्यादा होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। विलयन में विलय और विलायक के मूल अंश का योग 1 होता है। खालिस्तान नियम के अनुसार किसी गैस की द्रव्य में विलयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। हेनरी। खालिस्तान के अनुसार विलयन का वाष्पदाब विलय के मूल अंश के समानुपाती होता है। खालिस्तान के नियम के अनुसार विलयन का वाष्पदाब विलय के मूल अंश के समानुपाती होता है। तो द आंसर इज राउल्ट। पराशरण दाब मापने के लिए खालिस्तान उपकरण का प्रयोग किया जाता है। पराशरण दाब मापने के लिए खालिस्तान उपकरण का प्रयोग किया जाता है। कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो बर्कले हार्टले विधि आएगा इसका आंसर। असामान्य आणविक द्रव्यमान का कारण खालिस्तान या खालिस्तान है, तो या तो संयोजन है या फिर विघटन है। तो इसको कुछ अलग रूप से लिखा है, संगुणन या वियोजन। मूललता ताप पर निर्भर करती है, नहीं करती। मूललता तापमान पर निर्भर नहीं करती, सत्य है बात, मूलरता करती है, मूललता नहीं करती। अनादर्श विलियन राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। अनादर्श विलियन राउल्ट के नियम का पालन करते हैं क्या? नहीं करते। पराशरण दाब एक अणुसंघ गुणधर्म है, तो जी हाँ यह अणुसंघ गुणधर्म है। तो हमने काफी सारी पीपीटी देख लिए, अब आपको सभी को पता चल गया होगा किसका आंसर क्या है। अब आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि नए 2 वीडियो और आने वाले हैं। अब आप पहले ये बताओ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से उठाएं या फिर फिजिकल केमिस्ट्री में जितने भी अंतर हैं जो कि पूछे जाते हैं 2 नंबर के लिए, 3 नंबर के लिए, 2 या 3 नंबर के लिए, 4 नंबर के लिए तो बहुत ही मुश्किल है, रेयर है। तो क्या हम पहले किससे कवर कर सकते हैं? फटाफट से जैसे ही वीडियो रिलीज होगा आप इसे देख लेंगे तो तुरंत ही आंसर कर देंगे। मेरे पास में सारी चीजें बनी हुई है, कुछ चीजों में ये दिक्कत आ सकती है, तो आपके कमेंट के ऊपर है कि कौन सा वीडियो पहले लाना है। जिसका भी रिवीजन हो गया होगा, हो सकता है इसी से कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव हो जाए और आपका भला हो जाए। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखा होगा तो सबसे पहले लाइक कर देना, कमेंट करके बता देना कैसा लगा, कहाँ समझ में नहीं आया। वैसे समझने वाली कोई बात नहीं थी इसमें, सिर्फ रिवीजन था। मेरा मुंह दुखने लगा बोल बोल के, काफी देर से तैयारी कर रहा हूँ इस वीडियो की। तो इतनी मेहनत के लिए आप चाहे तो फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, मोटिवेशनली लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिएगा आप। जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होने वाली है आपसे, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, परीक्षा में अच्छे नंबर लाने हैं। राधे राधे।